हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट का पार्ट नंबर 6 देखेंगे। और अब तक आपने 100 प्रश्नों के बारे में देख लिया था जो आपके भौगोलिक विचारधारा से संबंधित था। ये सभी प्रश्न आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जून की परीक्षा, साथ ही साथ पीजीटी और ग्रेड 1 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप लास्ट तक देखिएगा और सभी पार्ट को देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे कल हमने कुछ जो आपसे बोला था कि कुछ नए इसमें तरीके से ये सॉल्व कराया जाएगा, यानी कि हम इसमें आपको डेली कुछ न कुछ ज्योग्राफर के नाम के अकॉर्डिंग उनके बारे में डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आपने कल देखा था हिप्पार्कस को, पोसिडोनियस मेला को, हिकैटियस को, हेरोडोटस को, प्लेटो को, टॉलमी को, ठीक, और अलबरूनी थे, अलिद्रसी, इब्न बतूता। लगभग 9 ज्योग्राफर को आपने कल देखा था। आज लगभग 6 से 7 ज्योग्राफर का हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो उनके बारे में पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं जो सॉल्व देख रहे थे उसी पे, क्योंकि ये जो भी ज्योग्राफर का हमने इसमें इंक्लूड किया है, आगे जो प्रश्न होंगे 20 प्रश्न आपके, तो उसमें इनका नाम संबंधित है या इनसे रिलेटेड प्रश्न उसमें दिया गया है। तो यदि आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए, पहले इरेटोस्थनीज के बारे में देख लिया जाए। तो इरेटोस्थनीज जी ये भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, और ये आपके यूनानी ज्योग्राफर हैं, ठीक। इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था पृथ्वी के वर्णन के लिए। अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शब्दों का प्रयोग पहले इन्होंने ही लाया था, इसको ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की और अपने पुस्तक में हैबिटेट यानी कि हैबिटेबल क्षेत्र के लिए एक्यूमेन शब्द दिया। इसने पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में डिवाइड किया था। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जोन एक था, शीतोष्णकटिबंधीय यानी टेम्परेट जोन आपका दोनों गोलार्धों में यानी 2, पोलर जोन 2, यानी टोटल 5 जोन में डिवाइड किया था इन्होंने जलवायु कटिबंधों को। इन्होंने ही सबसे पहले देसी यंत्र नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की लंबाई को मापा था। लगभग 700 स्टेडिया इन्होंने माप किया था, ठीक। इरेटोस्थनीज का नोमोन आप यहाँ पे देख पाएंगे, यही है, ठीक। नेक्स्ट है प्लूटो महोदय। इनका पहले वाले में हम लोग देख लिए थे, लेकिन इसमें इस बार एक बार और देख रहे हैं ताकि आगे इस पर आधारित प्रश्न है तो आप उसको आसानी से कर ले जाएं। तो प्लूटो का मानना था कि विश्व की प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, अतः पृथ्वी की चपटी होने के बजाय वो गोलाकार है, स्फेरिकल आकार है या वलयाकार। इसके बारे में पहली बार इन्होंने कहा। जियोसेंट्रिक यानी भू केंद्रित पर इन्होंने ही जोर दिया और बताया कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष के केंद्र में है, यानी कि सभी पिंड जो और हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी केवल जैसे आज हम लोग सूर्य को मानते हैं, तो इन्होंने क्या माना कि पृथ्वी केंद्र में है, ठीक। बाद में जब कोपरनिकस महोदय हैं तब उन्होंने जो सिद्धांत दिया, तो उसके बाद से इनका सिद्धांत अमान्य हो गया। तो कोपरनिकस ने आपका हेलियोसेंट्रिक बात बताई थी, ठीक। आगे हैं थियोफ्रेस्टस महोदय। थियोफ्रेस्टस ये अरस्तु के शिष्य थे और इन्हें वनस्पति या बायोग्राफी का पिता भी कहा जाता है। वनस्पति भूगोल का आरंभ यहीं से भी माना जाता है। जैव भूगोल का पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। इन्होंने वनस्पति और जलवायु को एक दूसरे से संबंधित माना, क्योंकि बायोग्राफी जो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कैन डील विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो जो बायोग्राफी है ये बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्लांट और एनिमल का करते हैं, ठीक, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अरिस्टोटल के बारे में जान लीजिए, इनका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। तो इनका 384 BC से 322 BC तक है। अरस्तु का ये प्लेटो के शिष्य थे, ठीक। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य हैं और प्लेटो का शिष्य जो है अरस्तु है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्रह्मांड का वर्णन, ट्रेटिस ऑन हेवन
एंड मेट्रोलॉजिया। अगला है अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान की बात किया जाए तो ये खगोलीय विज्ञान में इनका खगोलीय भूगोल में योगदान रहा। तो 8वीं और 13वीं सदी का जो काल था अरब भूगोलवेत्ताओं का काल माना जाता है, यानी 800 से लेके 1300 एडी का काल, यानी एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी का काल। ठीक, अरब देशों में भूगोल के प्रति रुचि बढ़ने के क्या कारण थे इसके बारे में देख लेते हैं। तो अरब साम्राज्य का विस्तार, यूनानी देशों तक फैल जाना, परिवहन मार्ग का विकास, भारतीय और यूरोपीय संस्कृति में संपर्क बढ़ना। अरब भूगोलवेत्ताओं ने प्राचीन युग के महत्वपूर्ण यूनानी और रोमन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत के भी ग्रंथों का अनुवाद किया था। आगे हैं खलीफा अल मामून जी ने, इन्होंने टालमी की पुस्तक अलमागिस्ट का अरबी में अनुवाद कराया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अल मामून नाम है, 1813 ईस्वी में टालमी की पुस्तक अलमागिस्ट का इन्होंने अरबी में अनुवाद कराया था। और इसके अलावा जो है स्वच्छ आकाश और जलवायुवादी कारकों में अरब के भौगोलिक चिंतन के विकास के रूप में इनका ज्ञान महत्वपूर्ण साबित हुआ। और इन्होंने भूकेंद्रीय संकल्पना यानी जियोसेंट्रिक ग्रीक से ग्रहण की। भूकेंद्रीय संकल्पना भी इन्होंने थी, जो इन्होंने ग्रीक यानी कि मान सकते हैं प्लेटो से इन्होंने ये प्राप्त किया। साथ ही बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के संरक्षण में शिक्षण संस्थान बैतुल हिकमा पूछा गया है, बैतुल हिकमा। ठीक, बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के संरक्षण में यह शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। और अरब भूगोलवेत्ताओं ने गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के विकास में इम्पोर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इन्हें अरब जगत का भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इब्न सीना के बारे में जानते हैं हम लोग कि इन्हें अरब भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अरबी भाषा में विश्वकोश की रचना की, जिसमें भौतिक भूगोल के खासकर पर्वत निर्माण, मृदा निर्माण आदि विषयों का वर्णन किया गया। साथ ही पर्वतीय भागों में अपक्षय और अपर्दन का अवलोकन किया। बताया कि पर्वत का उत्थान होते ही अपर्दन क्रिया आरंभ हो जाती है, यानी कि पर्वत का उत्थान होते ही अपर्दन, किसका अपर्दन चक्र का उदाहरण है तो पिंग का। जबकि डेविस ने कहा कि पहले उत्थान हो जाता फिर अपर्दन स्टार्ट होता है, राइट। अल वलाखी के बारे में बात किया जाती है। इसने अरब व्यापारियों से जलवायु संबंधी सूचनाएं और आंकड़ों को एकत्रित करके विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र किताबुल अस्काल अल वलाखी का है, राइट। कई बार पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं रोमन भूगोलवेत्ता के बारे में, जिनके बारे में काफ़ी चर्चित भी है ये। और इनका टाइम पीरियड 63 BC से लेकर 24 AD तक है। स्ट्रेबो के बारे में जानते हैं हम लोग। स्ट्रेबो महोदय ने उस समय के बसे हुए संसार के अज्ञात संसार के बारे में इन्होंने 17 किताबों की ग्रंथमाला यानी ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में संकलित किया। और उस समय के समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का पहला प्रयास स्ट्रेबो का रहा है। प्राचीन भूगोल के विषय में जो आज जानकारी उपलब्ध है पर मुख्य रूप से स्ट्रेबो को ज्योग्राफिका से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफिया जो है ये इरेटोस्थनीज की और ज्योग्राफिका जो है ये आपका स्ट्रेबो का है, क्योंकि प्रारंभिक भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी अधिकतर पुस्तकें लुप्त हो चुकी हैं। इसने 43 ग्रंथों की रचना की, जिसका शीर्षक ऐतिहासिक स्मृतियाँ हिस्टोरिकल मेमोरीज रखा गया। महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी हैं ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया एंड हिस्टोरिकल मेमोरीज। स्ट्रेबो पहला विद्वान था जिसने भूगोल की सभी शाखाओं गणितीय, भौतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल के बारे में लिखा। इसे नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक भी माना जाता है। पहली बार इसी ने एटलस और वेसुवियस पर्वतों का वर्णन किया और वेसुवियस को जलता हुआ पर्वत की संज्ञा दी। आदिवासी क्षेत्र के लिए स्ट्रेबो ने ओक्यूमेन शब्द का इस्तेमाल किया और इसने पृथ्वी को दीर्घायत के उलांग माना, राइट। इनका ये फिगर भी देख लीजिए, क्योंकि ये फिगर कई बार देता है और पूछता है कि यह किसके द्वारा बनाए गए फिगर हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्नों के बारे में। ठीक, कल हम लोग ने 99 देखा था, अब 100 से देखेंगे। 100वां प्रश्न है, ब्रह्मांडोत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का केंद्रीय विचार वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मांड केंद्र की रचना वैदिक से संबंधित है, जो क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड के बारे में बात की जा रही है तो ब्रह्मांड ही होगा। ठीक, यूनानी विद्वान में से किसने पृथ्वी की गोलीय संकल्पना को प्रस्तुत किया। तो अभी आपको हमने डिस्कस किया आपसे कि प्लेटो ने क्या बोला था कि जियोसेंट्रिक संकल्पना, यानी कि उसने माना कि पृथ्वी ही उसके
मध्य में है और चारों ओर से सब चक्कर लगा रहे हैं, और इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना, चपटी ना होकर गोलाकार के रूप में इन्होंने बताया। ठीक, तो प्लेटो महोदय हैं ये। आगे आते हैं, 102 प्रश्न है, अरब भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक विकास में योगदान दिया किनमें? यूनानी, फारसी, संस्कृत ज्ञान के स्रोतों का अनुवाद किया, राइट है। महत्वपूर्ण लेखकों को सुरक्षित रखा इन्होंने, और ये आपका भौगोलिक ज्ञान का विस्तार नहीं करके बल्कि इन दोनों के सांस्कृतिक विकास की वजह से इनका योगदान बढ़ा। गणित में इनका योगदान था, भौतिक भूगोल में था, खगोलीय भूगोल में था। ठीक, टालमी का जो अल्मागेस्ट है यह एक मानक पुस्तक इसकी है, तो ये खगोलीय पिंडों और भौतिक भूगोल से संबंधित ब्रह्मांड की पुस्तक है। ठीक, खगोलीय पिंडों की गति से संबंधित है। और हमबोल्ट ने अपने जो उनका विश्व विज्ञान कॉस्मोस था, इसमें किन विधियों का प्रयोग किया? तो इन्होंने इसमें अनुगमनात्मक विधि का प्रयोग किया था, साथ ही साथ तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल भी अपनाया, यानी कि एक्सपीरियंस मेथड यानी अनुभाविक और आगमनात्मक के साथ इन्होंने तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, और इसमें इन्होंने मानचित्रों का भी उल्लेख किया, साथ ही साथ सांख्यिकी विधियों का भी। तो इसलिए इनका आलेखी निरूपण भी कॉस्मॉस में इनका रहा है। ठीक, तो इसमें 1, 3 और 4 राइट हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एलन सैम्पल का रुको और जाओ नियतिवाद नहीं है, ये आपका ग्रिफिथ टेलर का है। फ्रेडरिक रज्जल का स्पंदन परिकल्पना नहीं बल्कि लेविन्सरॉम है। ठीक, ब्लांस का आपका यही राइट है, जेनर डीवी। ठीक, कमेंट में आप बताएंगे स्पंदन परिकल्पना किसकी है। भौतिक वातावरण विकास की कई संभावित दिशाओं के लिए सुअवसर प्रदान करता है। यह प्रगति की विशिष्ट दिशाओं में मानवीय उद्यमों पर निर्भर करता है। भूगोल का यह आधारभूत स्वरूप क्या माना जाएगा? आप देख रहे हैं, पूछ रहा है कि भौतिक वातावरण विकास की कई संभावित दिशाओं के लिए अवसर प्रदान करता है, और यह मानवीय उद्यमों पर निर्भर करता है। जब बात आ जाए मानवीय निर्भरता पे, तब वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? संभाव्यवाद या संभववाद। ठीक, प्रोबेबिलिज्म या पॉसिबिलिज्म। किसने यह समर्थन किया कि जलवायु संस्कृत, इतिहास, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? तो हंटिंगटन महोदय हैं ये। निम्न में से किसने प्रादेशिक भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा की नींव रखी? विडाल डी ला ब्लांस। और इनके बारे में कहा जाता है कि फ्रांस में के जो भी ज्योग्राफर हुए हैं वो या तो ब्लांस के अनुयायी रहे हों या उनके शिष्य। मार्क्सवादी भूगोल की विस्तृत और सुबुद्ध अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसके लेख में मिलती है? रिचर्ड पीट, कोनिग, सोजा या हार्वे। तो वैसे मार्क्सवादी भूगोल का जो अभिव्यक्ति था या क्रांतिकारी भूगोल से संबंधित है, या आपका मार्क्सवादी भूगोल यानी रेडिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक, तो इसलिए ज़्यादातर तो इसमें लेख जो है रिचर्ड पीट के हैं, लेकिन जो विस्तृत अभिव्यक्ति रही है डेविड हार्वे की रही है। भूगोल में मानवीय उपागम के स्थापित करने का श्रेय फुटुआन महोदय का है। ठीक, गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत जेलिंस्की का है, और निश्चयवाद रैडजेल का है। संभववाद ब्रुन्स, नवनिश्चयवाद टेलर, प्रसंभाव्यवाद एच.के. स्पार्ट। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना आपको कि प्रारंभिक अरब भूगोलवेत्ताओं के लेखन में वातावरणीय निश्चयवाद लगातार रहा, यानी प्रमुखता से रहा। साथ ही ब्लांस ने पारंपरिक भौगोलिक नियतिवाद को सामाजिक डार्विनवाद से जोड़ा। तो ऐसा इन्होंने नहीं किया था, बल्कि भौगोलिक निश्चयवाद से संबंधित ही नहीं है, ये संभववादी से संबंधित है। बल्कि जो भौगोलिक निश्चयवाद से सामाजिक डार्विनवाद से जुड़ा था उनका नाम है रैडजेल। तो इसलिए यहाँ पे राइट ये है, ये रॉन्ग है। भौगोलिक विचारधारा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो निश्चयवाद आया, फिर संभववाद, फिर मात्रात्मक क्रांति, उसके बाद आपका आमूल परिवर्तनवाद आया है। कॉस्मॉस जो है ये आपके हमबोल्ट की है, एर्डकुंडे रिटर की, एंथ्रोपोजोग्राफी रैडजेल की, और प्रिंसिपल जियोग्राफी ह्यूमन विडाल डी ला ब्लांस। नेक्स्ट है, हैरिस का जो कार्य है वो सांख्यिकी के आधार पे था। नेल्सन ने पारिस्थितिकी विचार दिया। मैकेंजी ने कार्यों की विविधता और विशिष्टीकरण के बारे में बात किया, जबकि औरुसो ने प्रधान कार्य के बारे में बात की। नेक्स्ट है, मानवीय भूगोल विषय की सामाजिक संबद्धता को बढ़ती आवश्यकता पर निर्भर करता है, राइट है। मानवीय भूगोल का विकास में अत्यधिक परिमाणन और प्रतिरूप की रचना प्रक्रिया के कार्य इसका हुआ, यानी कि जो मानव भूगोल का विकास हुआ था
ये आपका भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की या विभिन्न प्रकार के अन्य परिमाणात्मक या प्रतिरूपों की रचना के परिणाम स्वरूप इसकी खोज मानी गई या इसका विकास माना गया। मानवीय भूगोल ने भूगोल में अत्यंतिक प्रवृत्ति से काफ़ी कुछ प्राप्त किया। तो अत्यंतिक प्रवृत्ति से इन्होंने ऐसा नहीं प्राप्त किया था मानवीय भूगोल ने। 1-2 राइट है इसमें। व्यवहारवाद के अंतर्गत स्थानिक अनुभव और कल्पना का उल्लेख होता है, स्थानिक बोध नहीं। लोगों के स्थानिक व्यवहार का उल्लेख होता है। व्यवहारवाद में स्थानिक व्यवहार का उल्लेख हम मान सकते हैं। मानस मानचित्रों यानी मेंटल मैप का उल्लेख इसमें होता है व्यवहारवाद में। ठीक, नेक्स्ट है एलन सैम्पुल ने रेडजेल के राज्य के अवयव संस्थान के रूप में संबद्ध विचारों को स्वीकार किया, अमेरिका में उनका परिचय दिया। तो जाहिर सी बात है, ठीक, क्योंकि ये रेडजेल की शिष्या थी। अमेरिकी इतिहास में एप्लेसियन की अवरोधन भूमिका के विषय पर एलन सैम्पुल ने अपना प्रथम व्यावसायिक लेख भी प्रकाशित किया, ये भी राइट है। ठीक, इसमें 1 और 2 राइट है। ज्वारभाटे की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसका नाम है प्रगामी तरंग सिद्धांत। यह किसके द्वारा दिया गया? तो ये आपका विलियम व्हेलवेल के द्वारा दिया गया। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह के आगे हम प्रश्न आपके लिए लेते आएंगे। और उम्मीद है आप सभी लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और स्पेशल थैंक्स जैनेन सर को भी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और इसी तरह से वो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हौसला बढ़ाते रहिए। ठीक, और चैनल को शेयर करते रहिए, क्योंकि यह चैनल पूरा डेडिकेटेड है आप सभी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। हमने इसमें बहुत सारे पेपर को सॉल्व कराया है, बहुत सारे MCQs को कराया है और साथ ही साथ यहाँ पे UGC नेट को फोकस्ड करके हम लोग उसके टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका हम लाइव वीडियो आपको रात 9:30 बजे उपलब्ध कराते हैं। तो यदि आप लाइव क्लासेज का आनंद लेना चाहते हैं तो आप 9:30 बजे चैनल पे उपस्थित हो जाएं। धन्यवाद।